हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली थी 7.1 का परिचय नंबर पार्ट नंबर 2 का किया था और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ें हमने कर ली। आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो प्रश्नावली जो आपके 7.1 है ना, वो जो कल तक क्लास थी ना, 2 पार्ट्स में हमने 5 पॉइंट लिखे, भुज कोटि पढ़ा, एक्स अक्ष से दूरी पढ़ा, क्वेश्चंस किए थे कौन से चतुर्थांश में स्थित है। बढ़िया तरीके से आपने नोट्स लिख लिए होंगे। थोड़ा सा ज्यामिति के बारे में डिस्कशन किया था, क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, सारी चीज़ें हमने कर ली। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी प्रश्नावली 7.1 से रिलेटेड। प्रश्नावली जो 7.1 है उसके अंदर टोटल 10 सवाल हैं और 5 उदाहरण है। कैसे सवाल होंगे, कौन सा सूत्र लगेगा, क्या है, इसमें ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा ज्ञान है नहीं। इसके अंदर आपको एक दूरी सूत्र याद रखना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करते हैं। दूरी सूत्र याद हो गया। दूरी सूत्र याद होते ही आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, फिर एक संरेख बिंदु है, फिर त्रिभुज की परिभाषा थोड़ी 2-4 त्रिभुज की देखनी, फिर चतुर्भुज की देखनी। ज़्यादा वो लंबा लेक्चर होगा नहीं। वो चतुर्भुज और त्रिभुज में भी आपको दूरी सूत्र ही लगाना। तो टॉपिक शुरू करते हैं। ये 7.1 के नोट्स हैं, आज नोट्स खत्म भी हो जाएंगे 7.1। तो अभी जो मेरी हेडिंग रहने वाली है वो हेडिंग है साहब, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या इसको किताब में लिखा हुआ है दूरी सूत्र। क्या लिखा हुआ है? दूरी सूत्र। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ध्यान रखनी, यानी दूरी सूत्र। अब ये निकलेगी कैसे? बिल्कुल सिंपल सा है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना और ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना होगा। तो दो बिंदु बना देता हूँ पहले मैं आपके लिए। तो ये हमने दो बिंदु बना दी। अब ए और एक बना दो बी। अब अगर आपको कोई दूसरी चीज़ें दे दे तो ए से बी आपको जाना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, आप सिंपल वे में जा सकते हो। लेकिन अभी निर्देशांक के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमने निर्देशांक मान लिए, ए के मान लिए x1, y1 और बी के निर्देशांक है सपोज दैट x2, y2। क्योंकि किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, y के रूप में होते हैं। जब x, y के रूप में होते हैं तो आप पहले बिंदु को x1, y1 बोलते हैं, दूसरे बिंदु को x2, y2 बोलते हैं। अब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, तो आपको ए से बी जाना है, तो मुझे निकालना पड़ेगा ए बी। सूत्र है, बड़ा ध्यान रखना, सिद्ध भी करवाया जाता है 11th क्लास में, लेकिन आपको ध्यान रखना सूत्र आपको ये याद रखना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या आपको सूत्र ये याद रह जाएगा? इस सूत्र को आगे चाहे तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। दोनों में से अगर आपको कोई भी सूत्र याद है तो भी आप आराम सूत्र निकाल सकते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं एक बार ब्रैकेट में आपके लिए बंद करता हूँ, फिर समझाता हूँ है क्या। और सिद्ध करवाने की जरूरत है नहीं, आप ये याद रखें, आपका काम इजी वे में हो जाएगा। तो अगर आपको दो बिंदु दे रखे, बिंदु में तो आपको मान दे रखे, जैसे 2,3 दे दिया, 4,-3 दे दिया, तो पहले वाले मान हमेशा x1 y1 होंगे, दूसरा जो बिंदु होगा उसमें x2 y2 होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। देखो, x1 में से x2 को घटाना फिर स्क्वायर करना, y1 में से y2 घटाना फिर स्क्वायर करना, फिर दोनों को जोड़ दो और अंडर रूट लगा दो। और इसी सूत्र को ऐसा भी लिखा हुआ किताबों के अंदर, x2 में से x1 घटा के फिर स्क्वायर कर दो, प्लस y2 में से y1 घटा के फिर स्क्वायर कर दो, फिर रूट लगा दो। तो बात एक ही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ज्यादातर यही सूत्र काम में लेंगे जो पहले लिखा। एक ही सूत्र काम में ले, ताकि आपका दिमाग में ये नहीं आए कि नहीं नहीं सर ये क्या चल रहा है। सेम सूत्र काम आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। कोई समस्या किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बोलो कि सर हमें ये दिक्कत है। क्वेश्चंस के अंदर सारी चीजें आपको बता दूं, एक सूत्र से पूरी प्रश्नावली करवाऊंगा। देखना, इस एक सूत्र से 7.1 के 10 के 10 सवाल प्लस 5 के 5 उदाहरण इस सूत्र से होने वाले। देख लेना, कोई नई चीज नहीं आएगी, सेम ही। अब किसी ने त्रिभुज पूछ लिया, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, 3 बार दूरी निकालना, 1, 2 और 3। हाँ, अलग अलग होता है। जब तीनों भुजाएं बराबर आती है तो त्रिभुज का नाम होता है। सारी बातें मैं भी बता दूं। पहली बात तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र समझ में आया या नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी।
ये है आपके पास दो बिंदु दे रखे होंगे, हमेशा ही दो दो बिंदु, ऐसे चार चार बिंदु आएंगे चतुर्भुज के अंदर, लेकिन हम दो बिंदु बीच की पहले दूरी निकालेंगे। सपोज ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी जाने का मतलब ए में x1 y1 है, बी में x2 y2 है। फिर बी से सी जा रहे हैं, यानी बी सी जा रहे हैं, तो बी में x1 y1 है, सी में x2 y2 है। फिर सी से डी जा रहे हैं, तो सी में x1 y1 है, डी में x2 y2 है। तो उम्मीद है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको याद रहना चाहिए, मतलब याद रहना चाहिए। इसकी एक विशेष स्थिति है, इसी के अंदर अलग से हेडिंग नहीं, ये थोड़ी सी आपको विशेष स्थिति ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? विशेष स्थिति, मतलब एक स्पेशल केस बनता है इसके अंदर, मैं बताता हूं कैसे। विशेष स्थिति के अंदर है किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। ये आपको सर ये क्या आ गया? मूल बिंदु आपको याद होना चाहिए, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी मैं बना देता हूं आपके लिए। सपोज दैट ये एक ओ बिंदु हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,0, और ये कोई बिंदु P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक x, y मान लेता हूं। आपके पास कोई कहेगा, कोई बिंदु दे दिया, उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, तो आप ये सूत्र नहीं लगा के डायरेक्ट कोई सूत्र लगाएंगे तो आपका काम हो जाए। पहले मैं सूत्र को सिद्ध करवा देता हूँ, ये आएगा कहाँ से। तो मुझे O से P जाना है, बिल्कुल जाना है सर। तो मैं सूत्र कौन सा लगाऊंगा? सूत्र लगाऊंगा साहब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या ये सूत्र लगेगा? बिल्कुल। तो आप लिखेंगे सर OP बराबर अंडर रूट के अंदर, ये तो है x1 का मान जो पहले होता है 0, माइनस x2 का मान है x का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 0, माइनस y2 का मान कितना है y का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से OP बराबर देखेंगे तो OP बराबर अंडर रूट ऑफ 0 में से x जाएगा तो माइनस x बचेगा, 0 में से y जाएगा तो माइनस y बचेगा। तो यहां से OP बराबर ये क्या बचेगा? x स्क्वायर, और ये क्या बचेगा? y स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करो प्लस x स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर करोगे माइनस y स्क्वायर। ये आपके पास एक सूत्र आ गया। किसी बिंदु की मूल बिंदु से मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र। बेसिक बातें यही है, बाकी इससे सारे सवाल हो जाएंगे। केवल सवाल जैसे आपको पता है, हमने समांतर स्टडी की थी एपी के अंदर क्या था? सूत्र तो तीन ही थे ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन बराबर एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस ए। सूत्र तो वही तीन ही थे ना, और सारे सवाल उस तीन से ही हो रहे थे। और कितने सवाल किए थे सोचो, घुमा फिरा के वही बातें थी। तो यहाँ पर भी घुमा फिरा के यही बातें हैं कि आपको ये जो स्लाइड है ना आपके सामने, ये जो बोर्ड के सामने लिखा गया, ये आपको दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी, किसी भी प्रकार का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। याद नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। एफ भी तो मैंने नाम दिया, नाम तो चेंज होते रहेंगे, पी क्यू और बी सी सी डी अलग लगाएंगे। तो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। आप तो सूत्र ये याद रखें, बाकी दिमाग में ये भी रखें, कोई ये भी कहता है कि ये भी होता है तो आपको हाँ जवाब देना कि हाँ इनका एक ही मतलब है, क्योंकि जब ऊपर स्क्वायर होता है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें से ये घटा के इसका स्क्वायर करो, या x2 में से x1 घटा के इसका स्क्वायर करो, क्योंकि उत्तर में फिर वो माइनस आएगा तो भी स्क्वायर उसको प्लस बना देगा ना, और प्लस वाले वैसे भी प्लस ही रखता है। तो स्क्वायर की वजह से माइनस का और प्लस का कभी कोई फर्क पड़ता नहीं, इसीलिए इसको आप इसका क्रम भी चेंज कर सकते हो कि हाँ स्क्वायर करोगे तो वापस प्लस की वैल्यू देते हैं। विशेष स्थिति का मतलब हो गया कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, तो कोई बिंदु है ओ, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो आप इतनी प्रोसेस नहीं करके सीधा उसका सूत्र याद रखें, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं सवाल करवाऊंगा भाई, मेरे कहने का मतलब अगर एक बिंदु सपोज दैट 0,0 है,
एक बिंदु 0,0 है, 0,0 का मतलब होता है मूल बिंदु है, और कोई दूसरा बिंदु है कुछ भी, दूसरा बिंदु कुछ भी है, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिंदु है 0,0, दूसरा बिंदु कुछ भी है, तो उसकी 0,0 से दूरी, इतना प्रोसेस x1 माइनस x2 करने की जरूरत नहीं, सीधा आप √x² प्लस y² लगाए। जो बिंदु दे रखा होगा ना उसमें x का मान पहले होता है, फिर y का मान होता है, जो दूसरे नंबर पर होगा उसमें x के वाले मान का स्क्वायर कर दें, y के मान के स्क्वायर कर दें, फिर जोड़ के फिर अंडर रूट ले लें, उत्तर सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। कहने का मतलब ये 3 स्टेप आपके बचा देगा, 1 2 3 स्टेप बचा, सीधा 14 स्टेप में आ जाओगे, ये बीच में करने की जरूरत नहीं। और सही है, ध्यान रखना, किताब ने बोला विशेष स्थिति के रूप में कि विशेष स्थिति आपको ये काम में लेनी। और कोई एग्जाम में पूछ ले कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो सीधा आपको डायरेक्ट ये लिख के आना। कोई पूछ ले 1 नंबर का सूत्र पूछे त्रिकोणात्मक प्रश्न में, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो उम्मीद है अभी जो जितनी बातें बताई कि आपको याद होगी। अगली स्लाइड में मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल करवाता हूँ। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल सिलेबस में नहीं, पहले एनसीईआरटी जो सिलेबस न्यू सिलेबस आया है ना, उससे पहले था, जब 30% सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, उससे पहले तो उसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल था। त्रिभुज का क्षेत्रफल की जरूरत कहाँ पड़ती है, एक संरेख बिंदु सिद्ध करना बोलेगा, एक तो आपको उदाहरण 3 में बोलेगा और एक सवाल संख्या 3 में बोलेगा। तो वहां संरेख सिद्ध करने के लिए होता है, हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके कर सकते हैं, और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी कर सकते हैं। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना हो तो ठीक है, मैं तो बता देता हूँ कि संरेख होने की शर्त दो होती है ना, आप कोई भी शर्त यूज करें, दूरी सूत्र से करेंगे तो भी संरेख बिंदु सिद्ध हो सकता है, और केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर आप संरेख बिंदु निकालें तो भी हो सकता है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा हाँ एक्चुअल में करना क्या, तो वो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है सर, कि एक एक चीज़ आप इसका कंसेप्ट नोट करें, एक एक चीज़ क्या लिखी है क्या नहीं लिखी है, आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। ये एक सूत्र ये याद करना, एक सूत्र ये याद करना, बाकी विशेष स्थितियाँ वगैरह इतनी नहीं। आप सीधा किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सीधा सिंपल सा सूत्र है √x² प्लस y²। हम जब सवाल करेंगे ना तब आपको ये सूत्र ज़्यादा समझ में आएंगे। पहले वाली भाषा 2 वीडियो वाली आपको याद होनी चाहिए, कंटेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि देखो जैसे मूल बिंदु नाम आया ना तो फटाफट दिमाग में आ जाए 0,0 कहाँ पढ़ा था, मूल बिंदु परिभाषा क्या होती है, अरे सारी चीज़ें समझाएगी। तो वो तो है मज़ेदारी वाली बात, वरना अगर याद नहीं है ना फिर कन्फ्यूजन में रहोगे, यहाँ पर गड़बड़ होगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो भी जितनी बातें आपको बताई गई है बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, जितनी भी बातें हैं आपको पूरी याद होनी चाहिए। बाकी सवाल जब करेंगे एक एक चीज़ आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मस्त रहो आप लोग, ठीक है। तो एक बार आराम से ये देखो, अगली स्लाइड में मैं लेकर हाजिर होता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख बिंदु। अब देखो पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह, संरेख बिंदु वगैरह, फिर ये पढ़ने के बाद नोट्स तो खत्म हो जाएंगे, केवल आपको परिभाषाएं ध्यान रखनी। 4 त्रिभुजों के बारे में बताऊंगा और उनका यूज कैसे होगा वो हम करेंगे वहां पर। जैसे चलिए सर, तो अभी मैं आपको पढ़ा दूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक्चुअल में होता क्या, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। पहली बात तो आपको सबको पता है कि त्रिभुज होता कैसे। आप कहेंगे सर त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से घिरी बंधाकृति, बिल्कुल सर। तो 3 भुजाएं होगी, इसका मतलब 3 बिंदु होंगे, इसमें एक ए बिंदु होगा जिसके निर्देशांक होंगे x1, y1। ये मेरे को तब पढ़ाना पड़ा ताकि मेरे को सारे एक बिंदु समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। यहाँ होगा बी बिंदु जिसके निर्देशांक हो जाए x2, y2। एक सी बिंदु हो जाए जिसके निर्देशांक मान लो मैं x3, y3। भाई निर्देशांक का मतलब क्या होता है, निर्देशांक का मतलब होता है x, y। अब 3 बिंदु है तो उसमें पहला x1, y1 हो जाएगा, दूसरा x2, y2 हो जाएगा, तीसरा x3, y3 हो जाएगा। ये त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 बिंदु है। अब तीनों शीर्ष आपको ऐसे दे दे, फिर पूछ ले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए भाई। सूत्र क्या है मैं लिख रहा हूं आपके लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, याद रखना, थोड़ा सा फॉर्मूला है तो टेढ़ा सा लेकिन बट याद हो जाएगा आपको।
ये सूत्र याद होना चाहिए भाई आपको। मैं इसको ब्रैकेट में बढ़िया तरीके से बंद कर दूं आपके लिए, और फिर आपको इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये भी याद हो जाएगा क्या, तो वो इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा इसको याद करने की। पहली बात तो त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होगी, तो तीन भी सेट्स होंगे, तीनों के मान x1 y1, दूसरे के x2 y2 x3 y, सारे मान दे रखे होंगे। और इसमें भी देख लो जरूरत पड़ रही है x1 की, x2 की, x3 की, y1 की, y2 की, y3 की, y2 की, y3 की, y2 की, देख लो सब जगह। तो 6 मान की जरूरत है इसमें, x1 x2 x3 y1 y2 y3, सारे मान यहाँ रखते जाएंगे और आपके लिए उत्तर आते जाएंगे। ये इसीलिए ताकि संरेख बिंदु इस सूत्र से निकालना बहुत इजी हो जाता है, बाकी दूरी सूत्र से भी हो जाएगा संरेख बिंदु। मैं आपको दो मेथड करवाऊंगा, मेथड नंबर 1 से दूरी सूत्र जो चल रहा है, और मेथड नंबर 2 इससे। आपको जिससे सिंपल लगे आप उसको याद कर लें। वो मेथड आपको, जैसे हम तीसरा उदाहरण करेंगे तो तीसरे उदाहरण में आपको अपने आप चीजें समझ आ जाएगी, हाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, उदाहरण का एक वीडियो बनेगा, 5 उदाहरण है, एक वीडियो के अंदर कर देंगे खत्म उसको एकदम बेहतरीन तरीके से। तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। अब मैं सूत्र बताता हूँ ये आया कैसे। आपको ये सूत्र याद कैसे रखना है, आप 1/2 ऐसे बाहर लिख दोगे, बिल्कुल सर। बाहर x लिखना है, अंदर लिखना है y माइनस वाई। ऐसा काम 3 बार रिपीट कर दो, प्लस x y माइनस वाई, फिर प्लस का x y माइनस वाई। ऐसा काम 3 बार तो रिपीट कर ही सकते हो ना आप लोग। 3 बार ऐसा देखो, अंदर तो माइनस है, बाहर प्लस है, तो x y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई। अब 3 संख्याएं आप याद रख लें इस सूत्र के लिए, 123, 231 और 312। ये तो 3 संख्याएं अभी आपको याद रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो याद करनी पड़ती है ना। अब आपका सर ये संख्या कैसे याद होगी, तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। याद हो जाएगा 123, 123 का मतलब देखो 123, 123 रख दिया, फिर 231, तो 231, फिर 312। आप देख लो सूत्र मैच कर लो, सेम टू सेम सूत्र बन गए। तो आपको सोचना क्या पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा, फिर x लिख के y माइनस वाई, फिर x लिख के y माइनस वाई, फिर प्लस x लिख के y माइनस वाई। तो x के आगे प्लस का चिन्ह है, y के बीच में माइनस का चिन्ह है। फिर 3 संख्या 123, 231, 312, तो काम हो जाएगा। ये सूत्र बन गया देखो। अब कैसे भी रैंडम याद होना चाहिए, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आपको याद होना चाहिए। तरीका तो खूब बता दिया, तो भी आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। तो उम्मीद है याद कर लेना। मेन मुद्दा ये है, संख्या याद कर लोगे, 123, 231 और 312। 123, 231, 312। अगली जो हेडिंग है साहब हमारी, वो है एक शानदार सी हेडिंग जिसको बोला जाता है संरेख बिंदु। जिसको आप कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। कौन से पॉइंट बोलते हैं आप इसको? कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, यानी कि कोलिनियर पॉइंट। बढ़िया तरीके से डिस्कशन करते हैं एक्चुअल में पॉइंट है क्या, आपको क्या नहीं आता, क्या नहीं, एक एक चीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी, क्योंकि ये सवाल आता है एग्जाम में इससे तो रिलेटेड। जैसे ये जो लिखा गया है ना, ये तो आपके पूछे या नहीं पूछे, इसको इसके लिए ये बताया गया, बाकी सिलेबस का हिस्सा ये नहीं, ध्यान रखना। तो संरेख बिंदु होता है क्या, पहले परिभाषा होनी चाहिए। तो परिभाषा आपको याद रखनी, यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा में एक ही सरल रेखा में स्थित हो तो उन्हें संरेख बिंदु कहा जाता है। स्थित हो तो उन्हें संरेख बिंदु
यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में स्थित हो तो उन्हें संरेख बिंदु कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की समस्या? ठीक है सर। अब 3 और 3 बिंदु होते क्या, तो मैं आपको बताता हूं, समझ लो। 3 बिंदु आपको एक समान लेना है। संरेख का मतलब होता है एक लाइन में बिंदु आपके होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु क्या होने चाहिए, एक ही रेखा में स्थित होने चाहिए। मतलब एक रेखा का मतलब, एक देखो, एक ही सरल रेखा में स्थित होने का मतलब होता है कि एक दिशा आपको दिखाई दे। जैसे देखो, मैं आपके सामने चित्र बनाता हूँ। चित्र अगर बनाऊं तो आपके सामने, एक मिनट सर, थोड़ी सी लाइनें सही नहीं बनी, अभी बनाता हूँ, टेंशन मत लो। ये एक ए बिंदु है सपोज दैट, ये एक बी बिंदु है, ये एक सी बिंदु है। ये आपके सामने 3 बिंदु है सर, और तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है ना? बिल्कुल सर, तीनों एक ही रेखा में स्थित है, तो इनके निर्देशांक अभी कुछ नहीं दो। ऐसा मत देना कि आप तीनों ही दे दो इसकी तरह नहीं। ये संरेख का मतलब होता है, यहाँ दूरी सूत्र लगाएंगे। तो इसकी पहली जो शर्त है ना सर, इसकी जो पहली शर्त है, पहली शर्त तो नहीं कह के अलग से कोई पॉइंट ऐसे दे दूं कि अगर मुझे एस सी निकालना है तो एस सी का मतलब हो जाएगा ए बी, और प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी। सही बात है। देखो, मुझे अगर ए से सी जाना है, मुझे ए से कहाँ जाना है, सी जाना है, तो ए बी और बी सी। तो संरेख सिद्ध करने का मतलब है किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आना चाहिए। तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। ये सबसे ज्यादा समझ में आएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। इसको करके आप अथवा में ये भी लिखेंगे, या करके लिखेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, 0। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये, इसका अगर हम मान निकालेंगे, 3 बिंदु आपको दे रखे होंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसके अंदर मान रखेंगे और इस पूरे का उत्तर आ गया 0। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का पूरे का मान कितना आ गया, 0। तो वो कौन से बिंदु कहलाएंगे, संरेख। तो कहने का मतलब ये हुआ है साहब कि अगर आपको संरेख बिंदु सिद्ध करना है तो एक तो शर्त आप ये लगाए, या आप शर्त ये लगाए, कोई दोनों में से आप शर्तें लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र आपको 3 बार लगाना पड़ेगा। पहले आप ए बी निकालेंगे, फिर आप बी सी निकालेंगे, फिर आप एस सी निकालेंगे। तो शर्त ये होनी चाहिए, जब ए बी और बी सी को आप जोड़ रहे होंगे तो एस सी के बराबर आना चाहिए। या आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उसको क्या कर दें, 0 के बराबर कर दें। इन दोनों पॉइंट्स को जो बोला गया है ना, ये बोला गया है, ये क्या है, संरेख होने की शर्त। ये है साहब संरेख होने की शर्त। तो उम्मीद है यहां तक किसी प्रकार की समस्या आपको रही नहीं होगी। आपको बेसिक से सूत्र हैं जो याद रखने, ज़्यादा समझाने लायक बातें नहीं है। क्वेश्चंस जिस दिन करेंगे उस दिन काम हो जाएगा। और इसके बाद अब ज़्यादा काम है नहीं, मुझे 4 त्रिभुजों के बारे में बताना और 4 चतुर्भुजों के बारे में परिभाषा बताएं, फिर 7.1 के उदाहरण शुरू करें। और उदाहरण में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, प्रश्नों से रिलेटेड जो भी। पहली बात तो ये बताओ, लालो लालियो, ये तो आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, बहुत ज़रूरी। अब मान के चलिए एक एक कंसेप्ट यहाँ से आपका शुरू होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। जो आपको 123, 231, 312 जो संख्याएं बताएगी वो याद होनी चाहिए। फिर एक होता है संरेख बिंदु। संरेख का मतलब होता है 3 या 3 से अधिक। हमारे सिलेबस में 3 ही बिंदु आएंगे, तीनों एक ही रेखा में स्थित होंगे, हमने तीनों को मिला दिया। तो संरेख कब होगा, क्योंकि जब दो छोटी भुजाओं का योग करेंगे तीसरी बड़ी वाली भुजा के बराबर आना चाहिए। दो छोटी भुजाओं के बीच का जो योग होगा वो तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। ये संरेख होने की शर्त है। अगर आपको ये याद नहीं करना तो आप या करके कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया तो संरेख बिंदु। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के अलावा कुछ भी आया, चाहे प्लस आया चाहे माइनस, ऐसे क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है लेकिन आ सकता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आने का मतलब वो संरेख बिंदु नहीं है। तो संरेख वो कहेगा, सिद्ध कीजिए क्या ये संरेख बिंदु है। तो अगर आपको दो बिंदुओं के बीच का योग निकाला, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है तो भी संरेख बिंदु नहीं है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है तो भी वो संरेख बिंदु नहीं। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी। तो बढ़िया तरीके से आप इनको नोट्स को लिखें, जब बोलूं तभी लिखें, साथ साथ कभी नहीं लिखें। पहले समझना बहुत जरूरी, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी।
तो उम्मीद है प्रत्येक लालू लाली को ये जो बातें बताई गई है आपको बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। अब मुझे 4 त्रिभुजों के बारे में परिभाषाएं लिखवानी, जो बेसिक सी परिभाषाएं आप सबको पता है। ये भाई त्रिभुज तो ऐसे तो 4-5 होते हैं, 6 होते हैं ऐसे तो, बट आपको कोई समद्विबाहु त्रिभुज पूछ ले 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, केवल मैं बेसिक सी परिभाषाएं लिखूंगा और जब जिस दिन सवाल करूंगा उस दिन सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से एक बार आप इनको देखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ त्रिभुजों के प्रकार। 4 त्रिभुज पढ़ना है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और क्या और कौन सा बोल दिया, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, हाँ और समकोण। 4 त्रिभुज है और 4 चतुर्भुज है, वर्ग, सम चतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज। और एक सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में बात लिखनी और एक समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल के बारे में कुछ बात करनी। तो बढ़िया तरीके से आप ये लिखें। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको त्रिभुजों के प्रकार। अब देखो पढ़ते हैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार में आपको परिभाषा याद होनी चाहिए किसी भी हालत में, ये बात ध्यान रखना आपको कि मतलब आपको कोई कैसे ही पूछ ले कि त्रिभुजों के प्रकार में ये किस प्रकार का नाम है, किसकी क्या परिभाषा होती है, तो हमें पढ़ना है त्रिभुजों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसके बारे में हमें बढ़िया तरीके से डिस्कशन करना है। और मेन बात है, आपने 9th क्लास के अंदर एक्चुअल में प्रकार तो पढ़ ही लिए होंगे, क्योंकि 9th क्लास के अंदर एक त्रिभुज नाम का चैप्टर है, हमारे भी है, बीच में छठा हमने छोड़ा है, लेकिन उसमें इतने त्रिभुजों के प्रकार काम नहीं आते, वो तो अलग ही चैप्टर है पूरा ही। वहाँ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वगैरह, आधारभूत अनुपातिक थ्योरम, थेल्स फॉर्मूला जिसको बोला था, वो लगेगा, काम हो जाएगा उससे। चलिए सब, तो ये प्रकार में है क्या, पहला प्रकार, पहला हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, आपके विषमबाहु त्रिभुज, जिसको आप स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा त्रिभुज पढ़ना है साहब, विषमबाहु त्रिभुज, जिसको आपने स्केलेन ट्रायंगल बोला होगा। थोड़ा इंग्लिश के वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान रखें, बाकी याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पढ़ना है विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। क्या होता है, किसी को थोड़ा सा मन में ऐसा याद आ रहा हो सर ये परिभाषा होती होगी, ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको सीधी सिंपल से याद रखनी है। आप लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, तीन ही भुजाएं होती है त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो। बेसिक सी परिभाषा याद करनी, आपको याद होनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, उसको कौन सा त्रिभुज बोला जाएगा, विषमबाहु। तो 3 भुजाएं मतलब हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, और तीनों अलग अलग आ गई, तो उसका कौन सा त्रिभुज बोल देंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो परिभाषा याद कर लें, ज्यादा डायग्राम में बनाने की जरूरत है नहीं, आपको याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। नंबर 2, नंबर 2 में है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। कौन सा त्रिभुज, आइसोसेलेस। मैं वापस कह रहा हूं, इसमें ज्यादा आप उलझे नहीं, क्या है, परिभाषा याद होनी चाहिए। तीनों भुजाएं बराबर नहीं, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज। सवालों के अंदर एक एक क्लियर चीज हो जाएगी, मस्त रहो आप लोग, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा त्रिभुज, आप लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजाएं, जिसमें कोई, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजाएं बराबर हो। ये याद होना चाहिए आपको, सीधी सिंपल सी बात है। कोई दो भुजाओं का मतलब होता है 3 भुजाएं होगी, उसमें से अगर कोई दो भुजाएं आपको बराबर आ गई, अरे वो है ना, आपको एक बात बताता हूँ, होता क्या त्रिभुज, अभी आपको पता ऐसा होता है, 3 बिंदु मान लिए हमने, अभी हम इसका ए बी निकालेंगे, फिर बी से सी निकालेंगे, फिर सी से ए निकालेंगे, तो 3 बार दूरी सूत्र लगाए हमने,
और अगर तीनों ही सपोज अलग अलग आ गए, जैसे ये √2 आ गया, ये √3 आ गया और ये आ गया √5 आ गया। अब देखो इसमें तीनों ही भुजाएं क्या है, अलग अलग, तो हम उसको विषमबाहु त्रिभुज बोल देंगे। अगर सपोज दैट ये हो जाता वापिस √2, √5 नहीं होकर √2 हो जाता, तो कोई दो भुजाएं बराबर नहीं है क्या, हम उसको विषमबाहु त्रिभुज नाम दे देते। तो ये तो त्रिभुजों के प्रकार है, आपको बताना पड़ेगा, वो पूछेगा निम्न में से कौन सा त्रिभुज है, या कोई सिद्ध करना पूछ लेगा, तो आपको याद होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। नंबर 3, नंबर 3 है समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसकी परिभाषा में क्या होता है, जैसे पहले में तीनों भुजाएं बराबर नहीं थी, फिर दो आई, अब तीनों की तीनों भुजाएं बराबर है, तो आप लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर। ऐसे देखो एक बात बताता हूं, इन त्रिभुजों के बारे में अगर हम ढंग से बात करें ना, इतने डिटेल्ड वीडियो पढ़े 9th क्लास के, मेरे नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, अगर 9th क्लास होती ना, आप सोच नहीं सकते त्रिभुज के बारे में क्या क्या। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येकोण 60 डिग्री का होता है, क्यों होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, कोण बराबर होते हैं, वो उनके ज्यामिति के गुणधर्म आ जाते हैं। वो गुणधर्म आपको इतना नहीं पढ़ा जाए, आपको जितना काम है ना, मैंने सारी चीजें आपके लिए तैयार कर दी, आपको इतना याद कर लें, आपका काम हो जाए। एक त्रिभुज के बारे में और पढ़ना, फिर हम पढ़ लेंगे वर्ग के बारे में। और एक त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज साहब, समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल्ड जिसको समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। इसकी परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है आपके बाकी के हिसाब से, ये पूछा जा सकता है। आप परिभाषा याद कर लें, जिस दिन मैं सवाल करवाऊंगा ना, उस दिन आपको ये सारी चीजें रिमाइंड हो जाएगी, हाँ ऐसा चल रहा है। विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए, अलग अलग। समद्विबाहु त्रिभुज, कोई दो भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर। तो भुजाओं से रिलेटेड हो गया। समकोण तो कोणों के हिसाब से होता है ना, तो मैं थोड़ा सा इधर से आगे से शुरू करता हूं। आप लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, अब ये मत बोल देना सर ये कोण 90 डिग्री हो, तो 90 यहां से तो हमें तो निर्देशांक दे रहे, क्योंकि दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिनमें किन्हीं दो भुजाओं के, ऐसा त्रिभुज जिसमें किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, जिसमें किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको तो ऐसा कुछ पाइथागोरस प्रमेय का होता है, मैं बताता हूं कैसे। सपोज दैट आपके पास कोई ए बी है और ए बी की वैल्यू आ गई √2, फिर आपने बी सी निकाला, फिर उसकी वैल्यू आ गई √3,
फिर आपने सी ए निकाला और उसकी वैल्यू आ गई √5। जब आप इसको देखेंगे ना तो आपके दिमाग में आएगा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आएगा? विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि √2 √3 और रूट क्या है 5 है। बट ऐसा नहीं, इसमें आपको कुछ अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे ना, इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए सब, तो अगर मैं ए बी का स्क्वायर करूं, फिर मैं इधर बी सी का भी स्क्वायर करूं, और फिर इधर मैं सी ए का भी स्क्वायर करूं, मतलब मैं सबका स्क्वायर कर रहा हूं, तो मैं ए बी का स्क्वायर करूंगा, इधर वर्क करूंगा तो इधर भी वर्क करना पड़ेगा। रूट का वर्क करने में रूट हट जाता है, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने वर्क कर दिया तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के क्या है? बराबर है। देख लो, तो मैंने ये लिखा है, ऐसा त्रिभुज जिनमें किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग 5 आ रहा है, नहीं आ रहा? योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर देख लो। तो आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसको लिखने वाले ऐसे लिखेंगे कि सी ए स्क्वायर इक्वल में ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। अब जोड़ के देख लो, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इसका मतलब समझ गए आपके पास 90 डिग्री कहाँ बनेगा? अरे 90 डिग्री कहाँ बनेगा? ये कर्ण का काम नहीं कर रहा है, कर्ण यहाँ होगा। ठीक है, ये लंब है, ये क्या है? आधार। ये ए, ये बी और ये सी। देखो इसका मतलब 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ, इसके सामने वाले 90 डिग्री। तो सी ए बोलो या ए सी बोलो, एक ही बात होता है। तो ये आपको परिभाषाएं ध्यान रखनी। जैसे ये तो उदाहरण नंबर 1 में आपको सिद्ध करना है। तो ये बातें हैं जो आपको त्रिभुज के बारे में साहब याद रखनी है किसी भी हालत में, कि हाँ साहब त्रिभुज का प्रकार ऐसा होता है और हमें ये पता होना चाहिए। तो त्रिभुजों के बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया। इतना डिटेल तो मैं नहीं कहूँगा त्रिभुज के बारे में, जैसे त्रिभुज के केंद्र भी होते हैं, खूब सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आपको जितनी बातें बता दी गई है उतना याद कर लें, आपके सवाल निकल जाएंगे। 7.1 के एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना, उसी किताब के सवाल आएंगे, तो उनसे वो निकल जाएंगे। और भाषा मैंने 2 वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से भुजर कोटि, निर्देशांक होते हैं क्या है, मूल बिंदु एक्स एक्स वाई एक्स, सारी बातें आपको बता दी, चतुर्थांश वगैरह सवाल भी करवा दिए आपको। तो उसमें तो किसी प्रकार का डाउट रहा नहीं होगा। तो बढ़िया तरीके से आप त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ लें। 3 है, 4 है विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु और समकोण। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप इनको याद कर लें, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में एक लेक्चर और बचा हुआ, एक स्लाइड का काम है। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ चतुर्भुजों के प्रकार। अब देखो पढ़ते हैं लास्ट स्लाइड के अंदर। हमने आज का जो लेक्चर था ना, उसमें अगर चीज़ की इंपॉर्टेंट की बात करें तो शुरुआत की 2 स्लाइडें थी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसी के अंदर संरेख बिंदु समझाएंगे। तो वो आपको याद होना चाहिए। बाकी त्रिभुज सबको ऐसे ही पता होता है। विषमबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर नहीं, समद्विबाहु का मतलब कोई 2 भुजाएं बराबर, समबाहु का मतलब कोई भी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर, और समकोण का मतलब होता है कोई 2 भुजाओं के वर्गों को योग को जोड़ोगे तीसरी भुजा के बराबर आना चाहिए। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस में सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की अंतिम हेडिंग और प्रश्नावली जो 7.1 है उसमें आपके लास्ट हेडिंग पढ़ा रहा हूं, और वो है चतुर्भुजों के प्रकार। कौन सी हेडिंग पढ़ानी है? चतुर्भुजों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये हमें पढ़ना, चतुर्भुजों के प्रकार। बेसिक से ऐसे देखो, अगर चतुर्भुज की बात करूं ना, मैं नाम तो ले ही लेता हूं आपके सामने, खूब सारे होते हैं, तो मैं आपको जो जो पढ़ाऊंगा वो सारी एक बार नाम तो ले लूं। एक वर्ग होता है, एक समचतुर्भुज, एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज, एक पतंग होती है, एक समलंब चतुर्भुज होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये 7 प्रकार होते हैं ऐसे चतुर्भुजों के, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो तो आप चतुर्भुज वगैरह आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपके चैप्टर है 8वां, तो उसके अंदर बढ़िया तरीके से आपने ज्ञान ले लिया होगा उसका, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो चतुर्भुजों के प्रकार में सबसे पहला काम शुरू करते हैं, और पहले काम में शुरू हम करेंगे वर्ग से। किससे साहब? वर्ग से मतलब स्क्वायर से। तो परिभाषा लिखवा तो आपको वर्ग कैसे सिद्ध करना होगा, तो आप लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो,
तथा विकर्ण भी बराबर, मैं दोनों नहीं लिखकर केवल और केवल विकर्ण लिख दूं, क्योंकि विकर्ण सबको पता है दोनों होते हैं। भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर, ये लो सर। होता क्या, चतुर्भुज तो पहले बनाना आता है ना, साइड में बना देता हूँ। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, सपोज दैट ए बी सी और डी, चार शीर्ष दे रखे होंगे, इसके दे रखे होंगे, इसके शीर्ष दे रखे होंगे, इसके शीर्ष दे रखे होंगे, इसके शीर्ष दे रखे होंगे। इसको आपको वर्ग सिद्ध करना बोल दिया, उदाहरण नंबर 2 में बोला सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि वर्ग शीर्ष है। तो वर्ग शीर्ष का मतलब क्या होता है, आप अगर ए बी निकालेंगे और सपोज दैट ये आ गई √3, तो फिर बी सी भी कितना आना चाहिए √3, सी डी भी कितना आना चाहिए √3, और डी ए भी कितना आना चाहिए √3। तो तभी तो होगा ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, बिल्कुल चारों भुजाएं बराबर, मतलब ए बी बी सी सी डी और डी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन उससे काम नहीं चलता, चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज में बराबर होती, लेकिन फर्क कहाँ आता है, इसमें विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण का मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका मतलब विकर्ण ऐसे निकालोगे, फिर बी डी विकर्ण निकालो, और सपोज दैट ये आ गया √5, तो ये भी कितना आना चाहिए √5। इसका मतलब विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब सर हमें 6 बार दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। मैं कहूँगी हाँ बेटा जी, 6 बार दूरी सूत्र, ए बी बी सी सी डी डी ए सी और बी डी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया विकर्ण भी बराबर हो, विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए, भुजाओं के बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चारों भुजाएं आपस में क्या हो, आपके बराबर हो, और दोनों विकर्ण की वैल्यू, ऐसा नहीं इनकी √3 है इनकी भी √3 है, ऐसा कुछ नहीं। भुजाएं चारों बराबर होनी चाहिए और विकर्ण अपने आप में क्या होने चाहिए, एकदम बराबर होने चाहिए। तो ये है आपके पास वर्ग की परिभाषा। सिद्ध वगैरह करवाऊंगा उस समय बढ़िया तरीके से और समझा दूंगा। ठीक है, एक बार आप बेसिक सा ध्यान रखें परिभाषा के बारे में कि हाँ परिभाषा ये होती है। नंबर 2 परिभाषा, नंबर 2 परिभाषा हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे साहब, समचतुर्भुज, जिसको आप रोम्बस बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, रोम्बस। दोनों में वर्ग और चतुर्भुज में समचतुर्भुज इतना ही फर्क है, केवल विकर्ण का। तो आप लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। ये लो सर, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। आपको पता है इन दोनों में सेम सिमिलर वर्ड है दोनों, चारों भुजाएं इसमें बराबर है, चारों भुजाएं इसमें बराबर। लोग क्या कहते हैं, 4 बार दूरी सूत्र लगाते हैं, 6 बार लगाते नहीं। जैसे मैंने बोला 6 बार, तो आपके मन में भी आया होगा, किसी ने बोल दिया होगा 4 बार लगा, लेकिन 4 बार से नहीं। अगर सपोज भुजाएं बराबर आ गई ना, तो उसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका वर्ग है या समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती है। तो डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस आया उनके विकर्णों में। वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये परिभाषा भी आपको उम्मीद है याद हो जानी चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर। बात कर लेते हैं नंबर 3, जिसको आप आयत यानी कि रेक्टेंगल बोलेंगे। आयत यानी क्या बोलेंगे आप, रेक्टेंगल बोलेंगे। तो आप लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो।
याद हो जानी चाहिए। आमने सामने मतलब समझते हो ना, आमने सामने का मतलब जैसे सपोज ये डस्टर है, ये वाला आमने सामने मतलब ये और ये भुजा बराबर होनी चाहिए, ये और ये बराबर होनी चाहिए, ये आमने सामने भुजाएं। और विकर्ण तो भी आपको समझा ही दिया वैसे भी, तो परिभाषा याद कर लें किसी भी कंडीशन के अंदर। नंबर 4, समांतर चतुर्भुज। जिसको पैरेललोग्राम बोला जाता है। इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, परिभाषा सेम है, विकर्ण का केवल गैप है। तो आप लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। ये लो साहब, अभी है कोई एक दो पॉइंट जो बचा हुआ मैं लिखवा दूंगा, एक बार आप यहां तक देखें। 4 चतुर्भुजों के बारे में पढ़ना, मैं पूरा ज्ञान आपके सामने नहीं उकेल रहा हूँ, आपके सिलेबस के हिसाब से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो बातें बतानी 2 वीडियो में बता दी। अब तो मेरे को जो प्रश्नावली करवानी उसी के हिसाब से। वर्ग, चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण भी बराबर। चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं। सम चतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए। आयत, आमने सामने भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर। समांतर चतुर्भुज, आमने सामने भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। तो ये है आपके पास 4 चतुर्भुजों के प्रकारों की परिभाषा। परिभाषा से मतलब होना चाहिए 6 बार दूरी सूत्र निकालेंगे, चारों भुजाएं दोनों विकर्ण बराबर आ गए तो उसको आप वर्ग बोल देना। आम चारों भुजाएं बराबर आ गई, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, उसको सम चतुर्भुज बोल देना। आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, आमने सामने मतलब समझते हैं एकदम, मैं आपके आमने सामने बैठा हूँ, सम्मुख जिसको बोला जाता है। आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, तो ये सम्मुख है, आमने सामने। मेरे सामने कैमरा है, तो कैमरा और मैं क्या है, सम्मुख है, आमने सामने। ठीक है, आमने सामने भुजाएं बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, तो आप उसको आयत बोल देना। और आमने सामने भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो तो उसको आप समांतर चतुर्भुज बोल देना। 2 बातें और हैं जो आपको प्रश्नावली 7.2 के अंदर काम आएगी, वो मैं बता दूं। अभी 7.2 के हमने नोट्स की कोई बात नहीं की, पहले 7.1 पूरी करेंगे 2-3 वीडियो के अंदर, फिर 7.2 के अलग से नोट्स लिखवाऊंगा। विभाजन सूत्र होता है, सेक्शन फॉर्मूला, अंत्य विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु की निर्देशांक, वहां की बातें, वो तो बात की बात कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ जो 2 बातें वो यहीं लिखवा दूं ताकि आपके भी काम खत्म हो और मेरे भी काम खत्म हो जाए, फिर केवल और केवल सेक्शन फॉर्मूले की उधर बात करनी होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ नोट के अंदर। किसके अंदर बात कर रहा हूँ, नोट के अंदर। मुझे 2 पॉइंट याद रखने हैं, आपको काम आएंगे, जो मैं अभी आपको पहले लिखूँ। मुझे पता है सवालों में कौन से पॉइंट काम आएंगे, तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है नोट के अंदर। आपको याद रखना है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी मैं बताता हूं समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, पूरा साइड में समझा दूंगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नंबर 2 पॉइंट में एक आपको सूत्र याद रखना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्या है कि एक सवाल में काम आएगा। क्या याद रखना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या याद रखना साहब, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल।
ये सूत्र होता है सब। ये सूत्र आपको याद रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ इस समद्विभाजित का मतलब क्या होता है। समद्विभाजित का सपोज देयर मतलब होता है कि एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्योंकि इसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती थी, बराबर होगी। ये विकर्ण है, क्योंकि इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो विकर्ण अलग अलग होंगे। तो मैं मान लेता हूँ ए सी जो है वो 10 सेंटीमीटर का है और जो बी डी विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर का। और समद्विभाजित का मतलब होता है एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। समझने का प्रयास ये करें कि जैसे सपोज एस सी कितने सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर का था, और जैसे ये प्रतिच्छेद करेंगे 5 में बढ़ जाए, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये जो बी डी था ना ये वाला, ये था कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर था। कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा। तो समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर टुकड़ों में विभाजन करना। कितने भागों में विभाजन करना, दो बराबर भागों में क्या कर देगा, ये उसको विभाजित कर देगा। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को आज की जो क्लास हुई है वो बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। जो जो बातें लिखी है याद होनी चाहिए, इसका मतलब और कुछ भी नहीं। परिभाषा का मतलब होता है सीधा सिंपल सा याद करना। कल की क्लास में मिलते हैं। प्रश्नावली 7.1 के 5 उदाहरण करेंगे एक क्लास के अंदर, ठीक है। और फिर सवाल तो देखते हैं कितने करते हैं। कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि 2 वीडियो के अंदर या 3 वीडियो के अंदर करवा दूं, क्योंकि 3 वीडियो का मतलब ये है कि मुझे एक तो 7, 8, 9, 10 3-4 सवाल जो है ना वो करवाने एक लेक्चर के अंदर, क्योंकि वो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। 100% सवाल भी वही आएगा, चारों में से कोई ना कोई एक सवाल। और उदाहरण कर लोगे तो वो सवाल अपने आप भी हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। सेम उदाहरणों में दे रखे हैं वैसे, लेकिन किताब वाले ने थोड़ी भाषा कम लिखी है। भाषा का मतलब ये तो शॉर्ट कर ज़्यादा समझे हैं, तो हम तो उसका डिटेल से बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ निकालेंगे, एक काम करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आज का आपका रिवीजन हो रहा होगा। और ये जो प्रश्नावली 7.1 का है ना, ये 7.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन है आपके, कंप्लीट। इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। एक एक लाइन मैंने आपको बता दी। अगर कोई बाहर से भी सवाल पूछेगा ना वो भी आप कर लो, लेकिन परिभाषा याद होनी चाहिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 7.2 के 10वें सवाल में काम आएगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब याद कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करना। तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से आज का लेक्चर रहा होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वगैरह वो सारी बातें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर करवा दी गई। फिर त्रिभुजों के प्रकार 4 थे और चतुर्भुजों के प्रकार, ये 2 नोट में बातें। ये मैंने यहाँ जानबूझ कर लिखवाई क्योंकि यहाँ सब दोनों आगे ध्यान लिखवा दूँ। बाकी है 7.2 का, तो हमें 7.2 में ज़्यादा लेक्चर करना नहीं पड़ेगा। एक क्लास होगी लेक्चर की 7.2 का पूरा ही, क्योंकि विभाजन सूत्र बढ़ता है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना, इतने से सब काम हो जाएगा आपके लिए कंप्लीट का कंप्लीट। तो उम्मीद है इसमें कोई प्रकार की समस्या रही नहीं होगी। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 7.1 के उदाहरणों को लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आज की क्लास की जितने बातें बताई गई सब की सब याद करना। थैंक यू।